रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस घर में राजवीर अपनी पत्नी सीमा और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। राजवीर मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी। राजवीर बहुत ही गरीब था। उसके घर केवल एक ही टाइम भोजन बनता था। ठंड का मौसम भी आने वाला था। एक दिन उसकी पत्नी सीमा राजवीर से बोलती है, अजी ठंड का मौसम आने वाला है। कई साल से हम एक ही कंबल ओढ़ रहे हैं, वह भी अब फटकर तार तार हो गया है। हम लोग तो अपनी रात किसी तरह काट लेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? उन्हें यह ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। सीमा, मुझे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता है। तुम तो जानती ही हो, मुझे जितने पैसे मजदूरी के मिलते हैं उनसे घर ही चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपया होगा। मैं तो बड़ी मुश्किल से 1 रुपया ही कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपए है, बड़ी मुश्किल से जमा कर कर रखी हूँ। आपका मित्र हरिया तुमसे 5 रुपया उधार लिया था। तुम उनसे 5 रुपए मांग कर और 5 रुपए मुझसे लेकर जाओ, एक कंबल खरीद कर लाओ। तुम सही बोल रही हो सीमा। मैं अभी जाकर हरिया से 5 रुपए लेकर कंबल खरीद कर लाता हूँ। सीमा फिर अपने पति राजवीर को 5 रुपये देती है। राजवीर फिर अपने दोस्त हरिया के पास 5 रुपये मांगने जाता है। हरिया अपने घर के सामने बैठा हुआ था। राजवीर को देखकर हरिया राजवीर से बोलता है, अरे राजवीर भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे घर उधार दिए हुए 5 रुपए मांगने आया हूँ। मुझे एक कंबल लाना है। ठंड भी आने वाली है। हम दोनों पति पत्नी किसी तरह रात काट लेंगे, पर हमारे बच्चे ठंड नहीं झेल पाएंगे। राजवीर भाई, तुम्हारी दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति कुछ सही नहीं है। इस समय एक भी रुपये नहीं है। तुम अपने 5 रुपए फिर कभी ले लेना। हरिया भाई, किसी तरह मेरे 5 रुपए लौटा दो। मेरे बच्चे कड़ाके के ठंड नहीं सह पाएंगे। राजवीर अपने 5 रुपये मांग ही रहा था, तभी हरिया की पत्नी आ जाती है। वह अपने पति से बोलती है, तुम राजवीर भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? बगैर कंबल के इनकी ठंड की रात कैसे कटेगी? राजवीर भाई, मेरे पास केवल यह 3 रुपए है। तुम यह 3 रुपए ले लो, बाकी के 2 रुपए तुम बाद में ले लेना। राजवीर फिर 8 रुपये लेकर कंबल खरीदने हरिया के घर से निकल जाता है। वह कंबल वाले की दुकान पर जाता है, जहाँ कोई भी कंबल 10 रुपये से कम के नहीं थे। अरे आओ भाई, कंबल खरीदने आए हो। मेरी दुकान पूरे शहर की सबसे अच्छी दुकान है और मेरे यहाँ कोई भी कंबल 10 रुपए से कम के मिलने वाले नहीं है। सेठ जी, मेरे पास केवल ये 8 रुपए है। आप मुझे कोई 10 रुपए के कम दामों में मिलने वाला कंबल दिखा दो। अरे भाई, 10 रुपए के नीचे एक भी कंबल नहीं है। हमारे यहाँ केवल और केवल 10 रुपए के ऊपर के कंबल मिलते हैं। सेठ जी, तो आप मुझे यह 10 रुपए वाला ही कंबल दे दो। बाकी के पैसे मैं 2-3 दिन बाद दे दूंगा। देखो भाई, हम ऐसे तुम्हें उधार नहीं देंगे। कौन पीछे पीछे मांगता फिरेगा? राजवीर फिर उदास मन से कंबल वाले की दुकान पर से निकल जाता है। वह अपने घर आ रहा था। वह मन ही मन सोचता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में आराम करने के लिए एक भी साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और ठंड में ठंडी से परेशान रहता हूँ। ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसे जिंदगी से क्या फायदा जो मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सीमा घर से चलते समय कहा था, कंबल जरूर ले आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा? वह मेरी वजह से कितनी परेशानियां सहती है। राजवीर इसी तरह अपने आप से बातें करते जा रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। राजवीर उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर देता है। तभी वह आगे जाकर अपने मन ही मन सोचता है, मैं कितना निर्दयी हूँ, उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया। पता नहीं वह सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। मुझे उस बूढ़े आदमी को इस तरह नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। राजवीर फिर वापस उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे बोलता है, बाबा, आप क्यों इस तरह अकेले बैठे हैं? आपको कोई मदद चाहिए? मुझसे बोलिए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, मगर तुम मेरा क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का होगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैं एक सूदखोर से ब्याज पर 7 रुपए उधार लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसका पैसे नहीं दे पाया
तो वह मेरा घर छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उस सूदखोर को पैसे देकर अपना घर वापस मांग सकूं। न ही मुझसे कोई काम होता है कि मैं उसको पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा आपके बच्चे नहीं है? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने मेहनत मजदूरी कर कर उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब उनकी नौकरी लग गई तो मुझे छोड़कर वह शहर चले गए। वहां जाकर घर बसा लिया। एक दिन दोनों आए थे, मुझे मिलने नहीं, मेरी जमीन लेने। मेरा बड़ा बेटा कह रहा था, पिताजी मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है। छोटा बेटा बोल रहा था, पिताजी मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है। वह दोनों आधे आधे जमीन बेचकर बांट लिए, फिर दोबारा वापस कभी मेरे पास नहीं आए। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी रोने लगा। राजवीर ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था, आज मैं कंबल लेकर आऊंगा। मैं तो उसके लिए कंबल ना ला सका, इसलिए आप ये 7 रुपए ले लो। मेरे पास तो कंबल ना सही रहने के लिए, घर तो है, आपके पास वह भी नहीं है। बाबा, आप ये 7 रुपए उस सूदखोर को दे देना और अपना घर वापस ले लेना। राजवीर फिर 7 रुपये उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। तुम अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुम बिना किसी संकोच के मेरी मदद की। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। बेटा, तुमको इसका फल जरूर मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी राजवीर को बहुत दुआ देता है और वहां से चला जाता है। राजवीर को उस बूढ़े आदमी का मदद कर कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था। वह अपनी पत्नी के लिए कंबल ना ला सका, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी। वह अपनी खुद की गरीबी के मारे वह नेक काम किया है। राजवीर फिर अपने घर आता है। तभी उसकी पत्नी राजवीर से बोलती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। सीमा, तुम भी छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगती हो। तुम्हें तो पता ही है, जब आदमी घर से बाहर जाता है तो उसे थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। सीमा, मैं हरिया के पास गया था, मगर वह मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। किसी तरह उसकी पत्नी हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए ही दिए। क्या केवल 3 रुपए? तुम 5 रुपए क्यों नहीं लाए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जब पैसे देने की बात आई तो आनाकानी करने लगा। अजी, वह सब छोड़ो, कंबल का क्या हुआ? तुम कंबल लाए? सीमा, मैं कंबल लाने गया था, मगर कोई भी कंबल 10 रुपए से कम के नहीं थे। मुझे मजबूरन सेठ के दुकान पर से वापस आना पड़ा। रास्ते में मैं जब आ रहा था तब मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था, जिसे 7 रुपए की जरूरत थी। उसे सूदखोर से अपने घर वापस लेने थे। मैं उसकी मजबूरी देखकर उसे 7 रुपए दे दिए। तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बूढ़े आदमी को 7 रुपए दे दिए। मगर हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों की ठंड की रात काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सीमा, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का इंतजाम हो ही जाएगा। तुम अब खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी, मैंने आज 3 ही रोटी बनाई थी। 2 रोटियां तो हमारे बच्चे ही खा लिए। केवल 1 ही रोटी बची है, जिसे हम दोनों लोग आधे आधे खा लेते हैं। सीमा, ठीक है, तुम मुझे आधी रोटी ही दे दो और आधी तुम खा लो। राजवीर और सीमा फिर भोजन करने जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। दादी माँ, आप कौन है? आपको क्या चाहिए? मैं आपका क्या मदद कर सकता? बेटा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। दादी माँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? खाने को मेरे घर केवल 1 ही रोटी बची हुई है, जिसे हम दोनों पति पत्नी खाने जा रहे थे, लेकिन आप इसे खा लो, हम लोग पानी पीकर सो जाएंगे। राजवीर फिर अपनी खाने वाली रोटी उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देता है, जिसे खाकर वह बूढ़ी औरत अपना पेट भरती है। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद किए। तुम दोनों पति पत्नी बहुत ही नेक दिल और भले इंसान हो। भगवान तुम दोनों का भला जरूर करेगा। बेटा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय यह एक पतीला के अलावा। तुम इसे ले लो और तुम जो भी इस पतीले से मांगोगे तुम्हें वह मिल ही जाएगा। फिर वह गरीब औरत राजवीर और उसकी पत्नी को वह जादुई पतीला देती है और वहां से चली जाती है। राजवीर फिर उस पतीले को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और उस पतीले से अपनी जरूरत की चीजें मांगता है। जादुई पतीले, मुझे खाने के लिए भोजन दो। राजवीर के इतना कहते ही उस जादुई पतीले से खाने के लिए भोजन आ जाता है। फिर वह दोनों पति पत्नी भर पेट भोजन करते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे।
राजवीर और उसकी पत्नी सीमा इसी तरह खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव श्यामपुर में दो भाई रहा करते हैं। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम सुरेश था। दोनों भाई बहुत ही गरीब थे। जब वह छोटे थे तभी उनके ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका था। बिना माता पिता के इनका जीवन बहुत कठिन हो चुका था। दोनों भाई दूसरों के घरों में और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। लेकिन आपस में दोनों भाइयों को बड़ा प्रेम था। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों से वह भोजन बनाते थे। इसी तरह वह दोनों भाई अपना जीवन यापन करते थे। इसी तरह कुछ सालों तक चलता रहा। एक दिन बड़ा भाई रमेश अपने छोटे भाई सुरेश से बोलता है, सुरेश, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम क्या करें? हम कब तक इसी तरह गरीबी में अपना जीवन काटते रहेंगे? कब तक इस पुराने घर में रहेंगे? कब तक दूसरों के घर मजदूरी करेंगे? आने वाले समय में हम लोगों का विवाह भी होगा। हम उन्हें कहाँ रखेंगे और क्या खिलाएंगे? भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक इसी गरीबी में रहेंगे? इस गरीबी में अपना पूरा जीवन नहीं निकाल सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे हमें यह हर रोज मजदूरी से छुटकारा मिल जाए। हम भी अपना आराम का जीवन जिए। सुरेश, हमारे गांव के बहुत से लोग गांव से निकलकर शहर में जाकर रहने लगे हैं। आज उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं और वहां कोई काम ढूंढ लूं। जब कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। फिर हम आराम से अपना जीवन जिया जाएगा। भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको शहर जाने से हमारे दिन सुधर सकते हैं, तो आप कल ही शहर चले जाइए। जब आपका काम सही चलने लगे तो आप मुझे भी बुला लेना। मैं तुरंत ही आपके पास चला आऊंगा। अगले ही दिन रमेश शहर की ओर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वह शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचने के बाद वह कई जगह काम की तलाश करता है। फिर उसे एक जगह काम मिल जाता है। उसके बाद रमेश धीरे धीरे धनवान बनता चला गया और कुछ ही दिनों में वह अपना भी कारोबार शुरू कर देता है, जिससे वह बहुत मालदार हो जाता है। रमेश एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लेता है और एक महिला से अपना विवाह भी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेश अभी भी दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सुरेश रोज अपने बड़े भाई के बारे सोचता था। अब तक तो भैया बहुत बड़े सेठ बन गए होंगे, लेकिन इतने दिन हो गए लेकिन उन्होंने मुझे बुलाए नहीं। सुरेश बेचारा अपने भाई का राह देख रहा था। उसका बड़ा भाई उसे बुलाने आएगा, लेकिन उसके भाई का ना ही कोई बुलावा आता है ना ही वह खुद आता है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। सुरेश का भाई रमेश अपने बड़े भाई के बारे में सोचते अपने गांव के आदमी के पास जाता है जो शहर से आया हुआ था। भाई भोला, तुम तो शहर से आ रहे हो ना? तुम्हें कुछ खबर मिली मेरे भैया के बारे में? उन्हें शहर गए कई महीने हो गए हैं। ना ही उन्होंने मुझे बुलाया ना ही वह खुद मिलने आए। हाँ सुरेश, सच कहूं तो मैं शहर में था, लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली। तुम्हारा भाई किसी काम में व्यस्त होगा, शायद इसीलिए तुम्हें वह नहीं बुला पाया, ना ही वह खुद आ पाया। भैया तो हमेशा कहते थे कि वह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्या हो गया जो अभी तक वह मुझसे मिलने नहीं आए? सुरेश, कभी ऐसा हालात हो जाता है कि शहर जाने के बाद कुछ भी याद नहीं आता। बहुत लोग शहर में जाकर अपनों को भी भूल जाते हैं। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें अपना समझता है तो जरूर तुम्हारे पास मिलने आएगा। तुम धैर्य रखो सिर्फ। भोला भैया, मुझे तो लगता है कि सुरेश भैया मुझे भूल गए हैं। नहीं तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं तो कब से सुरेश भैया का इंतजार कर रहा होता, एक बार वो आ जाए और फिर मुझे भी शहर ले चले। सुरेश फिर वहाँ से अपने घर की ओर आने लगता है। अपने घर पहुंचकर सुरेश अपने भैया के बारे में मन ही मन सोचने लगता है। भैया को गए 6 महीने हो गए, अब तक उन्होंने मुझे याद नहीं किया। शायद भैया मुझे भूल गए होंगे, लेकिन भैया तो कहकर गए थे मैं जाने के बाद तुम्हें भी बुलाऊंगा, लेकिन अब तक उन्होंने मुझे बुलाया क्यों नहीं? इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। सुरेश अपने भैया के बारे में सोचते सोचते सुरेश दूसरों के खेतों में काम कर कर अपना जीवन काट रहा था।
एक दिन एक बूढ़ा आदमी सुरेश के पास आता है। वह सुरेश से बोलते हैं, सुरेश कैसे हो? तुम्हारे भैया का कोई आता पता चला या नहीं? बाबा भैया को गए अभी तक 1 साल हो गया, ना ही वह आए ना ही वह मुझे बुलाने आए। सुरेश, तुम अब अपना शादी कर लो। कब तक तुम कुंवारा रहोगे? तुम्हारी उम्र बीतती जा रही है। बाबा मैं तो अभी किसी तरह अपना जीवन ही किसी दूसरों के खेतों में काम कर कर व्यतीत कर रहा हूँ। मैं उतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ। मैं अपनी पत्नी का ख्याल कैसे रख पाऊंगा? सुरेश, तुम उसकी चिंता मत करो। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब सुधर जाएगा। हो सकता है तुम्हारी होने वाली पत्नी भाग्यशाली हो। शादी के बाद तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। सुरेश फिर उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता है और एक खूबसूरत सी लड़की देखकर अपना विवाह कर लेता है। सुरेश को शादी के बाद और ज्यादा जिम्मेदारी सुरेश पर आ जाती है। वह और मेहनत मजदूरी कर कर अपनी पत्नी का देखभाल करने लगता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सुरेश का शादी को 1 साल बीत चुके थे। उसकी पत्नी अब गर्भवती हो चुकी थी। एक दिन सुरेश खेत में से काम कर कर आया तो उसकी पत्नी सुरेश को खुशखबरी देती है। अजी आपको पता है मैं गर्भवती हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में एक नन्ही सी जान आने वाली है। सीमा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में एक नन्ही सी जान आने वाली है। पर सीमा। अजी क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? बोलिए क्या बात है? सीमा, मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं घर चला पाता हूँ। बच्चा हो जाने के बाद मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी आ जाएगी। मैं बहुत मुश्किल से किसी तरह अपना और तुम्हारा गुजारा कर पाता हूँ। ऐसे में मैं अपने होने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगा? अजी आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारा होने वाला संतान बहुत भाग्यशाली होगा, जिसके आने से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। सीमा, तुम्हारी यह बातें सच हो। हमारा होने वाला संतान भाग्यशाली हो। केवल कुछ ही दिनों में सीमा के गर्भ से एक खूबसूरत सा बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम सुरेश श्याम रखता है। सुरेश के ऊपर अब उसके बेटे की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सुरेश अब हर रोज दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमा पाता। धीरे धीरे सुरेश का बेटा श्याम जो दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा था। एक दिन श्याम अपनी माँ से राजमा चावल बनाने का जिद करने लगता है। माँ, मुझे राजमा चावल खाने के लिए बहुत मन कर रहा है। आप मेरे लिए राजमा चावल बना दीजिए ना। श्याम, हमारे घर में तो केवल और केवल एक ही टाइम का राशन बचा हुआ है। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए राजमा चावल बना देती हूँ। सीमा फिर अपने बेटे के लिए राजमा चावल बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में सीमा बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बना देती है और अपने बेटे को खाने के लिए देती है। श्याम फिर राजमा चावल खाकर देखता है जो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। वह अपनी माँ का तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता। माँ, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। आप बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बनाई है। खाने में तो मजा ही आ गया। शाम होती है। सुरेश काम कर कर अपने घर आता है। उसकी पत्नी सुरेश को अपनी बनाई हुई राजमा चावल देती है। सुरेश राजमा चावल खाता है। उसे राजमा चावल बहुत ही अच्छा लगता है। वह अपनी पत्नी से राजमा चावल की बड़ाई करने लगता है। सीमा, क्या राजमा चावल बनाई हो? ऐसा राजमा चावल हमारे भैया बनाया करते थे। अजी आपके भैया कहाँ है? अभी तक वो आए नहीं घर। क्या उनसे आपकी झगड़ा हुआ है? हमारी शादी से पहले हम और भैया साथ साथ रहते थे। वह धन कमाने के लिए शहर चले गए। उन्होंने कहा था कि जब मेरा काम सही चलने लगेगा तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा, लेकिन वह मुझे बुलाने नहीं आए। उनको शहर गए आज 3 साल हो गए। अजी आपके भैया के पास शायद समय नहीं होगा। वह अपने कामों में व्यस्त होंगे। वह एक न एक दिन जरूर आएंगे आपको बुलाने। सीमा, भैया की बात छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम एक राजमा चावल का ठेला लगा लेती हो? अजी आप बहुत सही बात कहे हैं जी। हम कल से ही अपना ठेला लगाएंगे, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है जी नया ठेला बनवाने के लिए। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आप तो मेहनत मजदूरी करते, जिन पैसों से घर ही चलाना बड़ा मुश्किल होता है। सीमा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कल ही जमींदार जी से पैसे उधार मांग कर लाऊंगा और उन पैसों से हम अपना राजमा चावल का ठेला लगाएंगे।
सुरेश अगली सुबह जमींदार के घर जाता है और उनसे पैसे मांगता है। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए, मैं आपको थोड़े दिन में ही लौटा दूंगा। जमींदार फिर सुरेश को कुछ पैसे उधार पे दे देता है। सुरेश फिर अपना ठेला लगाता है और उस ठेले पर राजमा चावल बेचना शुरू कर देता है। सीमा ठेले पर राजमा चावल बनाती, सुरेश सभी को राजमा चावल खाने को देता है। इसी तरह सुरेश अपना राजमा चावल बेचकर वह काफी अमीर बन जाता है और वह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।